हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो के अंदर हम जो अपनी बुक कवर करने वाले हैं वो बुक होगी हमारी एनसीईआरटी की, और प्लस इसके साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे जिससे आपको चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ में हम कुछ अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी लेंगे एनसीईआरटी की बुक के साथ में, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने रियल नंबर की। देखिए, रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर होते हैं हमारी मैथमेटिक्स में दो प्रकार के, दो टाइप्स के नंबर होते हैं। एक होते हैं हमारे रियल नंबर, एक होते हैं हमारे अनरियल नंबर। कौन से होते हैं? एक तो होते हैं हमारे रियल नंबर होते हैं जिन्हें हम वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे अनरियल नंबर। कैसे होते हैं हमारे अनरियल नंबर? तो देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता लग जाता है कि रियल नंबर और अनरियल नंबर। रियल नंबर होते हैं वो सभी नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जिन नंबर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है उन नंबर्स को बोलते हैं हम रियल नंबर, और जिन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं हम अनरियल नंबर। देखिए, रियल नंबर के अंदर हम सारे अपने नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, हमारे होल नंबर्स यानी कि संपूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याएं, हमारे सारे के सारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, चाहे वो हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव यानी धनात्मक पूर्णांक भी और ऋणात्मक पूर्णांक भी। उसके साथ में हम सारे के सारे अपने रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, और प्लस इसके बाद में हमारे सारे के सारे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। तो इन सबको जोड़ने के बाद में जो ग्रुप हमारे पास बनकर के आता है, जो सेट बनकर के आता है, उसे बोलते हैं हम अपने रियल नंबर्स। यानी कि चाहे तो हमारी वैल्यू 0 हो, 1 2 3 इस तरह से कंटिन्यू आगे जा रही हो, √2 √3 5/6 7/5 इस तरह से वैल्यू हो, -2/3 पाई 0.010010001 इस तरह से वैल्यू। हमारे कोई सा भी नंबर हो, इनमें से किसी भी तरह का नंबर हो, चाहे तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे हमारी पूर्ण संख्याएं हो, हमारे इंटीजर्स हो, हमारे रेशनल नंबर्स हो, इरेशनल नंबर्स हो, हमारी अपरिमेय संख्या, सबके सब क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर होते हैं। अगर हम बात करें अनरियल नंबर्स की, तो अनरियल नंबर क्या होते हैं? अगर रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू माइनस की दे रखी है तो वो अनरियल नंबर होता है, क्योंकि इस वैल्यू को कोई भी मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। -√2 -√9 -√7 ये इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को अगर रूट के अंदर माइनस लगा देते हैं तो वो वैल्यू हमारी अनरियल हो जाती है। इन वैल्यूज को छोड़ करके जितनी भी हमारी वैल्यूज या नंबर्स हम पढ़ते हैं मैथ्स में, वो सब के सब हमारे रियल नंबर आते हैं। कैसे होते हैं? हमारे रियल नंबर होते हैं। तो आज हम अपने रियल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये तो था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम कि रियल नंबर होता क्या है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। जब अपना फर्स्ट चैप्टर अपना ओपन करते, जब आप अपना फर्स्ट चैप्टर खोलोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही सबसे पहली चीज देखने को मिलती है, सबसे पहली जो आपको पॉइंट मिलता है पढ़ने के लिए, वो होता है हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम होती क्या है हमारी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है? विभाजन प्रमेय अब यूक्लिड के द्वारा दी गई होती क्या है। तो देखिए, एक एक करके हम समझते हैं वर्ड टू वर्ड। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपनी एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम हमारी होती क्या है? एल्गोरिथम से अभिप्राय होता है, एल्गोरिथम होती है हमारी जब कोई भी वेल डिफाइंड चीज, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसको पहले से प्रूव किया जा चुका है, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन, ऐसी कोई भी चीज जिसको पहले से प्रूव किया जा चुका है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप अगर बताया जाता है, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है तो इसी को बोलते हैं हम एल्गोरिथम।
क्या होती है हमारी एल्गोरिथम। जब एक किसी भी वेल प्रूव्ड, पहले से प्रूव्ड किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि पहले हम ये काम करते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं, देन उसके बाद ये काम करते हैं, तब इसे बोलते हैं एल्गोरिथम। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको मैगी बनानी है, आपको मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने के लिए आपको पता है, सबको पता होता है मैगी बनाने के लिए हम सबसे पहले करते क्या आएंगे, सबसे पहले आपको पैकेट को ओपन करना पड़ेगा। पैकेट ओपन करने के बाद में आपको पानी उबालना होता है, बॉईल करना होता है। देन उसके बाद आपको उसके अंदर मैगी डालनी होती है, उसको आपको पकाना होता है। देन वो उसके बाद में आपको उसके अंदर और मसाले ऐड करने होते हैं, उसके बाद में आपकी जो मैगी होती है वो प्रिपेयर होती है। तो ये क्या है, आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको पैकेट ओपन करना पड़ेगा, देन उसके बाद में ही आप अपना पानी गर्म करोगे, देन उसके बाद में आप उसके अंदर मैगी डालोगे, उसके बाद में उसको पकाओगे और वो उसके अंदर मसाले डाल के उसको प्रिपेयर करोगे। क्लियर रहेगा। तो ये होती है हमारी एल्गोरिथम। जब एक वेल प्रूव्ड काम का कोई भी प्रोसेस हो, जब उसके आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए जाते हैं पहले से पहले ही, तो इसे बोलते हैं एल्गोरिथम। क्लियर रहेगा। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 3 से 13 को डिवाइड करना है, आपको करना है 3 से 13 को डिवाइड करना है। अब आपको पता है जब भी हम एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपने इस नंबर से टेबल पढ़ना होता है, कहां तक कि हमारी ये वाली या तो वैल्यू आ जाए या फिर इससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 4 12, क्योंकि 3 5 15 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 4 12। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। भाई हमने टेबल पढ़ लिया, वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यू को माइनस करते हैं और अपना रिमाइंडर निकालते हैं। ये क्या है, हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, हमारा पूरा हो गया। आप ऐसा तो नहीं कि जस्ट सबसे पहले अपना रिमाइंडर निकाल दोगे बाद में डिवाइड करोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर काम करना होता है। आपको पता है कि पहले हमें डिवाइड करना, सबसे पहले हमें टेबल पढ़ना है, टेबल पढ़ने के बाद में अपनी वैल्यू को लिखना है, देन उसके बाद में माइनस करना और अपना रिमाइंडर निकालना है। क्लियर है। तो ये तो बात होगी हमारी एल्गोरिथम की। अब बात करते हैं अपनी डिवीजन की। देखिए डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब सबको पता है क्या होता है हमारा, डिवाइड करना। डिवाइड करने को तो बोलते हैं डिवीजन, भाग करने को। तो भाग करना क्या होता है, यानी भाग करने की जो एल्गोरिथम होती है, जो भी हमारी भाग करने की एल्गोरिथम होती है, वही क्या होती है, हमारी डिवीजन एल्गोरिथम होती है। यानी अगर हमें भाग करने के, डिवाइड करने के स्टेप्स बता रखे हो कि आपको डिवाइड कैसे करना है, क्या करना है, आपको डिवाइड कैसे करना है, तो उसी को तो हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या होती है, हमें सबको ही आती है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, हमने सबने पहले से पढ़ रखी है कि सबसे पहले हम अपने टेबल पढ़ते हैं, देन उसके बाद में अपनी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद हम उसमें से माइनस करते हैं और अपना रिमाइंडर निकालते हैं। क्लियर है। तो इसे ही बोलते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम। अब बात करते हैं अपने लास्ट वर्ड की, वो क्या हमारा यूक्लिड। तो देखिए यूक्लिड क्या है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इस डिवीजन एल्गोरिथम को इन्वेंट करा था, जिन्होंने ये डिवीजन एल्गोरिथम दी थी, और उन्हीं के नाम पर हमने इस डिवीजन एल्गोरिथम को पूरा नाम दिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड की विभाजन प्रमेय या यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर है। तो हम बात करते हैं अपनी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को थोड़ा सा और समझते हैं कि इन्होंने इस डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर बताया क्या था हमें। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यूक्लिड ने हमें क्या निकालना सिखाया था, उन्होंने सिखाया था हमें HCF यानी कि महत्तम समापत्व्य, HCF निकालना उन्होंने हमें सिखाया था डिवीजन मेथड से। डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा उन्होंने बताया था कि हम किसी भी नंबर्स का हम क्या निकाल सकते हैं, अपना HCF निकाल सकते हैं। HCF क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको HCF नहीं पता तो हम HCF समझ लेते हैं पहले। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने फैक्टर की। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे गुणनखंड। और गुणनखंड को अगर हम तोड़ दें, गुणनखंड को हम अगर तोड़ दें तो हमारे दो पार्ट्स में टूटता है, एक तो होता है हमारा गुणन और एक क्या होता है हमारा खंड। गुणन का मतलब होता है मल्टीपल, यानी मल्टीप्लाई में जो होती है, और खंड का मतलब क्या होता है, पार्ट या एक टुकड़ा, पार्ट या टुकड़ा। यानी कि अगर हम किसी भी फैक्टर को, किसी भी वैल्यू के फैक्टर करें तो उसको किस तरीके से तोड़ा जाए, उसको मल्टीप्लाई में पार्ट कर दिया जाए, पार्टीशन कर दिया जाए उसका, कैसा, मल्टीप्लाई के अंदर, और उन्हीं वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जैसे मैं लिखता हूं 8,
अब 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2, मैंने क्या कर दिया इसका मल्टीप्लाई में पार्टीशन कर दिया 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 और 2 ये दोनों क्या होंगे 8 के फैक्टर्स होंगे, 8 के क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। क्लियर रहेगा। फैक्टर्स हमारी वो सब नंबर होते हैं जिनसे एक नंबर डिवाइड किया जा सकता है, जिनसे एक नंबर डिवाइड किया जा सकता है। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं यहाँ पर 10 और 25 दो वैल्यूज ले लेता हूँ अपनी। अब अगर मैं इनके फैक्टर्स की बात करूँ तो देखिए 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, उसके बाद में 10 होगा। ये वो वैल्यूज है जिनसे 10 को डिवाइड किया जा सकता है, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। इनके अलावा तो और किसी नंबर से 10 डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट। बात करेंगे 25 तो 1 से, 5 से और 25 से, इन्हीं तीन नंबर से हमारा 25 क्या होगा डिवाइड होगा। क्लियर है। और तो किसी नंबर से 25 डिवाइड नहीं होता। ये तो हो गई हमारी फैक्टर की बात। अब बात करते हैं अपने कॉमन की। देखिए कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कॉमन का मतलब क्या होता है हिंदी में बोलते हैं इसको उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों वैल्यूज में आ रहा हो, ऐसा नंबर, ऐसा फैक्टर जो दोनों वैल्यूज में आ रहा होता है। ऐसे कौन कौन से नंबर है, एक तो है हमारा 1 और एक क्या है हमारा 5। तो ये दोनों क्या है हमारे इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर है। अब मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा 5 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या होगा मेरा, एचसीएफ क्या आ जाएगा 10 और 25 का एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। क्लियर रहेगा। ये तो बात होगी हमारी एचसीएफ की या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, महत्तम समापवर्तव्य की, कि वो क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले तो अपने फैक्टर्स देखिए, वैल्यूज के फैक्टर क्या क्या आएंगे, उसमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर जो इधर भी आता हो और इधर भी आता हो। क्लियर रहेगा। और सबसे बड़ा नंबर वही क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है, यानी 10 और 25 का एचसीएफ क्या होगा 5 होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने डिवीजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड ने डिवीजन एल्गोरिथम दी थी, उससे हम इन दोनों वैल्यूज का एल्गोरिथम से हम किस तरह से अपना एचसीएफ निकालेंगे, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हमें 10 और 25 का एलसीएम निकालना है तो किस तरह से निकाला जाए। हमारे पास में नंबर क्या आएंगे, 10 हैगा, 25 हैगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है अपनी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आपने 8th क्लास में 7th 8th में एक मेथड पढ़ा होगा हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या पढ़ा होगा आपने, लॉन्ग डिवीजन मेथड एचसीएफ फाइंड करने के लिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप सबने पढ़ा होगा, याद होगा आप सबको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम अपना एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते थे। अगर नहीं पता तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी दो नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, जिन भी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, उसमें से देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। तो अगर मैं इन दो नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है 25 और छोटा क्या हमारा 10 हैगा। क्लियर है। क्या हमारा 10 छोटा नंबर हैगा, 25 क्या बड़ा नंबर है। अपने बड़े नंबर को तो बना लीजिए डिविडेंड, यानी उसको तो दीजिए डिवाइड, और डिवाइड किससे करना है हमें, अपने छोटे वाले नंबर से। 10 से क्या कर देंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर रहेगा। अपने छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 10 का टेबल 10 2 20, माइनस करोगे वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये क्या बच गया हमारा, रिमाइंडर बच गया। और जैसे ही हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड में रिमाइंडर बचता है तो हम क्या करते हैं, अपने इस डिवाइजर को उठा करके कहाँ ले आते हैं, डिविडेंड बना देते हैं। और ये कहाँ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा। जो भी हमारा रिमाइंडर बचा इससे क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। अब इससे क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 2 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जहां पर भी हमारी डिवाइड खत्म हो जाती है, यानी हमारा रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो जाता है, उसी पॉइंट पर जो भी हमारा डिवीजर होता है उसे ही क्या बोलते हैं, अपना एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना आ गया 5। ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अपना एचसीएफ फाइंड करना। ये तो बात होगी लॉन्ग डिवीजन मेथड या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी यही थी जो उन्होंने दी थी। उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया था, जैसा आपको आपकी बुक में दिखा रखा, उसको हम आगे समझेंगे अभी। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा यही था। अब देखिए एक बात समझिए, एक बात देखिए,
मान लीजिए आपको हमने एक डिवाइड देखा था कि 3 से 13 को हमने डिवाइड करा था, 3 से 13 को डिवाइड करा तो किस तरह से आया था, 3 4 12, 1 हमारा बच गया था रिमाइंडर, 1 क्या बच गया था हमारा रिमाइंडर बच गया था। अगर आपको ये वाली वैल्यूज ना दी जाए, अगर आपको ये वाली वैल्यूज ना दी जाए और तब आपसे पूछे कि आपको यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, मतलब इस पॉइंट पर आपकी क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा रिमाइंडर बच रहा है हमारा 1 और क्वेश्चन कितना है हमारा 4 रहेगा। तो हम क्या सोचेंगे भाई यहाँ पर किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे भाई 3 4 12 यानी हमारा नीचे क्या आया होगी वैल्यू 12 आई होगी, तो 12 तो हमारा यहाँ पर आ गया। फिर क्या करते हैं अपना माइनस करते हैं। अब किस नंबर में से 12 को माइनस करें कि हमारा 1 आ जाए, तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या होगा 13, क्या होगा 13 होगा। इसमें इस नंबर को प्लस करके हम ये वाला नंबर निकाल लेंगे, यानी कि जो हमारा 13 हैगा वो किस तरह से आएगा 3 × 4। पहले हमने 3 से 4 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा 12 आ गया। देन उसके अंदर हम अपने रिमाइंडर को प्लस कर दिया, अपने रिमाइंडर को जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिल गया अपना नंबर पता लग गया। यानी कि जो हमारा डिविडेंड होता है, यानी कि जो हमारा डिविडेंड होता हैगा, डिविडेंड क्या होता है डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट और प्लस क्या होता है हमारा रिमाइंडर हो जाता है। डिविडेंड क्या होता है डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट और प्लस में हमारा रिमाइंडर। अगर मैं इसको डिविडेंड को हम a मान लेते हैं और डिवीजर को मैं बोल देता हूँ b और मल्टीप्लाई में q, हमारा क्वोशिएंट और प्लस हमारा रिमाइंडर जो होता है r, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस तरह से आ गई a = bq + r। तो ये क्या बन जाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, ये क्या बन जाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। यानी यूक्लिड ने क्या बताया था हमें कि कोई भी डिविडेंड हो हमारा तो उस डिविडेंड को किस फॉर्म में लिख सकते हैं डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ये दी गई थी यूक्लिड के द्वारा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पर बेस्ड है। क्लियर है क्या होती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्यू प्लस में आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है जो आप सबको पहले से पता होगी। देखिए आर की जो वैल्यू होती है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर हमेशा और हमेशा छोटा होता है। किससे छोटा होता है हमारे डिविडेंड से, हमारे बी से, इस नंबर से। ये जो हमारा रिमाइंडर है ये हमेशा 3 से छोटा ही होगा अपना जो भी डिवीजर होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर उससे बड़ी वैल्यू आ जाती है, सपोज दैट यहाँ पर 4 आता, 4 हमारा रिमाइंडर बचता, तो क्या करते हैं हम 3 से एक बार इसको और चला सकते थे, डिवाइड कर सकते, तो देन हमारा क्या आ जाता रिमाइंडर कम आ जाता। यहाँ पर टेबल हमारा क्या बन जाता 4 की जगह इधर हमारा 5 आता। तो रिमाइंडर क्या होता है हमेशा हमेशा 20 से अपने डिविजर से छोटा होता है और किससे बड़ा होता है 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। क्लियर है। रिमाइंडर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है, लेकिन डिवीजर से हमेशा छोटा होता है, कभी भी उसके बराबर नहीं होता। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि कंडीशन क्या होती है हमारी यहाँ पर आर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, बट बी से छोटा होता है। क्लियर है। समझ गए होंगे आप सब कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं कि किस तरह से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्लियर है। ये हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है कि बी क्यू इक्वल टू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होता है हमारा बी से छोटा होता है एंड 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। अब हम इस एल्गोरिथम के हिसाब से अपनी इस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से एचसीएफ निकालना सीखते हैं कि एचसीएफ हम निकालते कैसे। तो वही सबसे पहले अपनी छोटी वैल्यू ले लेते हैं, क्या 10 और 25। अभी हमने इसका एचसीएफ निकाला था वो कितना था हमारा 5। किस तरह से निकाला था हमने डिवीजन मेथड से, 10 से डिवाइड करा था मैंने 25 को, 10 2 20, रिमाइंडर कितना बचा था हमारा 5 बचा था। देन हमने इस 10 को उठा करके हम इधर ले आए थे, 5 2 10 और रिमाइंडर क्या हो गया था हमारा 0 हो गया था। क्लियर रहेगा। इसी तरह से हमने अपना एचसीएफ क्या फाइंड करा था, एचसीएफ क्या फाइंड कर लिया था हमने अपना 5 फाइंड कर लिया था। क्लियर रहेगा। तो ये तो था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड।
अब यूक्लिड ने इसको किस तरह से चेंज कर दिया, यूक्लिड ने क्या करा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया डिवीजन एल्गोरिथम को, अपना इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना दिया। उन्होंने सिर्फ इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड को छोटा करने के लिए, ताकि स्पेस खत्म कम हो सके, उसको उन्होंने इस फॉर्म में बना दिया था। देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं, वही हमें पता है ए क्या होता है हमारा, डिविडेंड होता है, और बी क्या होता है हमारा, डिविजर होता है। डिविडेंड कितना है यहाँ पर 25, और डिविजर कितना हमारा 10 रहेगा, यानी ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 25 होगी, और बी क्या होगा हमारा 10 हो जाएगा फर्स्ट स्टेप के लिए। कितने हमारे फर्स्ट स्टेप के लिए। यहाँ पर जो ए और बी की वैल्यूज है वो कंटिन्यू चेंज होती रहती है। क्लियर है? तो आप इसको लिखिएगा मत, बस ये समझ लीजिए। हमें फॉर्म पता है क्या होती है हमारी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने इस स्टेप की, देखिए सिर्फ आप इतने स्टेप की देखिए, सिर्फ इतने स्टेप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारी इस फॉर्म को अगर मैं अपनी इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाऊंगा तो डिविडेंड कितना है मेरा 25, यानी 25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 10 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 5। क्लियर है ना? ये तो बात है हमारी फर्स्ट स्टेप की। अब जब तक आपने उसके बाद में आपने क्या करा था भाई, इस 10 को उठा करके इधर ले आए थे और 5 का हमने टेबल पढ़ा था, यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारा जो डिविडेंड है वो कितना हो गया 10 हो गया, डिविजन कितना हो गया हमारा 5 हो गया, क्वेश्चन कितना था हमारा 2 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर है? और यहाँ पर आकर के हमारा क्वेश्चन क्या हो गया था, खत्म हो गया था, और एचसीएफ क्या आ गया था हमारा 5 आ गया था। एचसीएफ क्या आ गया था हमारा 5 आ गया था। अब अपने इसी चीज को यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता, आपको इसी स्टेप को अब वापस से लाना है। बी जो होगा नेक्स्ट स्टेप में आकर के आपका ए बन जाएगा, और जो आपका आर जो होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो आकर के आपका बी की जगह ले लेगा। क्लियर है? आर जो होगा वो आपकी बी की जगह ले लेगा, और जैसे ही आपका रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है, जो भी हमारी बी की प्लेस पर वैल्यू लिखी होती है वही क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ हो जाता है, समझ गए होंगे आप सब। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारी क्या होती है कि यहाँ पर जो बी की वैल्यू जो होती है, जब हमारा आर क्या हो 0 के बराबर हो जाए, तो जो बी होता है, बी क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ हो जाता है। जैसे ही आर हमारा 0 आएगा, तो जो भी बी की वैल्यू होगी उसी को हम अपना एचसीएफ बोलते हैं, अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है? इसके एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम वैल्यू ले लेते हैं 30 और 100। 30 है और 100 है, मुझे क्या निकालना है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ पहले अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम 100 को, ऐसे करेंगे। 33 से कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 10 बचेगा। फिर क्या करेंगे, इस 30 को उठा करके हम अपना इधर ले आएंगे, 30 हमारा इधर आ जाएगा, 10 3 से 30 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0। क्लियर है? देन हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ 10 हुआ। जहां पर भी हमारा रिमाइंडर 0 हुआ, वहीं पर जो हमारा डिविजर था वो क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। अब अगर हम बात करें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर 100 को हम किस तरह से लिखेंगे, 30 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10। 30 को मल्टीप्लाई करा 3 से प्लस 10, 30 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10, ये तो क्या हमारा फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, अपने इस 30 को ले आएंगे इधर, क्योंकि 30 ने भाई अपना काम कंप्लीट नहीं करा, इसने रिमाइंडर को 0 नहीं करा। इसका काम क्या था, रिमाइंडर को 0 लाना था, बट रिमाइंडर 0 नहीं ला पाया, तो क्या होगा, इसको डिविडेंड लाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे उसी रिमाइंडर से। रिमाइंडर आ गया हमारा यहाँ पर 10 3 जा 30, रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 0। एचसीएफ क्या हो गया हमारा यहाँ पर 10। जिसने भी काम करा वही हमारा हीरो रहेगा, जिसने भी रिमाइंडर को 0 बना दिया। रिमाइंडर को 0 किसने बनाया, यहाँ पर 10 ने बनाया, तो 10 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का हीरो हो जाएगा, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा
10 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, भाई 30 को क्या करना था, इस रिमाइंडर को 0 बनाना था, वो 0 नहीं बना पाया, 10 रिमाइंडर बच गया, फेल हो गया वो, तो क्या करेंगे, उसकी पनिशमेंट हम 10 की, इसकी पनिशमेंट किसको, हम 30 को देंगे। भाई 10 ने अपना काम पूरा कर दिया, रिमाइंडर 0 बना दिया, 10 क्या हो गया हमारा, हीरो हो गया। तो हीरो जो भी जीतेगा वही क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ क्या हो गया हमारा 10 हो गया। क्लियर है? ये तो हो गई हमारी कुछ एग्जांपल्स की बात। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। आपकी 1.1 जो भी एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज है 1.1, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही दिया आएगा, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अपने एचसीएफ फाइंड करना है। तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन आएगा। क्या है हमारा 196 एंड 38220। हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए आपको इतने बड़े बड़े नंबर दे रखे जिनको आपको डिवाइड करना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या है हमारा, सबसे पहले 196 छोटा नंबर है तो इसको डिवीजर बना देंगे, 38220 क्या आ जाएगा हमारा, अंदर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या आ जाएगा हमारा, अंदर आ जाएगा। अब 196 को टेबल पढ़ेंगे अगर हम यहाँ तक, तो टेबल तो किसी को आते नहीं 196 का, मुझे भी नहीं आता। तो देखिए जब भी इतना बड़ा नंबर आपको आ जाए जिसका आपको टेबल ना आता हो, तो क्या कीजिए, यहाँ पर आप सिर्फ इतनी वैल्यू मानिए, अपनी 19 को देखिए, 6 को भूल जाइए, 19 देखिए, और यहाँ पर देखिए अपनी दो वैल्यूज, यहाँ पर आपने दो लिए, इधर भी अपनी दो वैल्यूज। तो देखिए 19 का टेबल 38 तक, 19 2 जा 19 दूनी 38 होते हैं, और 6 के बाद में यहाँ पर क्या है 2, 6 दूनी कितना होता है 12 होता है। यानी कि अगर आप 196 का 2 जा करोगे, 2 तक टेबल पढ़ोगे, तो क्या होगा, वो इस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है सिर्फ 2 है और यहाँ पर हमारा 6 है। 6 दूनी 6 एकम 6 भी हमारा 2 से ज्यादा होता है, तो दूनी तो जाएगा नहीं, क्या चलाएंगे हम इसको, 196 वन से चलाएंगे, 196 वन जा कितना हो जाता है हमारा 196, माइनस कीजिए, एक इधर लिया हाथ से, 12 में से 6 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, इधर कितना बचेगा 7, कैरी करा, 7 में से 9 को माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, और इधर 2 में से 1 को माइनस करा 1, 186 आ गया। देन क्या करेंगे, अपने इस 2 को नीचे ले आएंगे, 2 हमारा इधर आ गया नीचे, सेम वैल्यूज 196 से अब कितना आ गया हमारा 1862। अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो टेबल हमें पढ़ना आता नहीं, वही 96 यहाँ पर 119 लेंगे, इधर हमारा 18 तो छोटा हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम 186 को पूरा ले लेंगे। इधर हमारा 19 आएगा, इधर अगर हम 2 डिजिट लेते तो 18 हमारा 19 से पहले से ही छोटा नंबर आएगा, तो क्या करेंगे, अपनी एक डिजिट और बढ़ा लेंगे और 3 डिजिट को ले लेंगे। क्लियर है? अब 19 का टेबल 186 तक अगर हम पढ़ेंगे, तो देखिए 99 से कितना होता है हमारा 171, और 6 का भी टेबल हमारा चला ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, 19 9 जा 9 6 जा, अब टेबल यहाँ से अपनी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 6 जा कितना होता है 54, 5 हमारा इधर आ जाएगा, 9 9 जा 81, एंड 5 कितना हो जाएगा हमारा 86, 8 9 1 जा 9 एंड 8 कितना हो गया हमारा 17। वैल्यू आ गई हमारी, माइनस कीजिए, 12 में से 4 को माइनस करा 8, यहाँ 5, 15 में से 6 को माइनस करा 9, इधर कितना बचेगा 7, 7 में 7 0, 1 में से 1 0, ऊपर से आ गया हमारा 0। क्लियर है? ये वाला 0 हमने नीचे लिख लिया, क्या हो गया हमारा 980। अब फिर सेम काम वही 19 का टेबल 98 तक, या फिर आप इसको पूरे को टेबल पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या लास्ट में 0 आएगा, जब का लास्ट स्टेप आ जाए तो यहाँ पर क्या है 6 आएगा, तो 6 का टेबल में 0 कब आता है वंस के बेस पर, 6 5 30, 6 5 30। तो आप एक बार 196 से 5 की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, शायद आपकी पूरी वैल्यू कट जाए। 5 1 30, 3 5 9 45 और 3 48, कितना बचा हमारा 4, 5 1 जा 5 एंड 4 कितना हो गया हमारा 9, पूरी वैल्यू कट रहेगी। 5 कितना हो जाएगा हमारा 980, और ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 0। तो अब अगर मैं बात करूं अपनी, तो यहाँ पर देखिए हमारा रिमाइंडर क्या होगा 0 हो गया, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना होगा, भाई हमने 196 से बोला था तुम्हें इस वैल्यू को 0 लाना है डिवाइड करके, और इसने क्या कर दिया 0 ला दिया, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा हीरो क्या है 196 ही है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इसको यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से, तो देखिए 38220 इसे हम किस तरह से लिखेंगे, 196 मल्टीप्लाई क्या होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना है हमारा 195 है, 195 एंड प्लस रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0 बचाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ गई थी, रिमाइंडर हमारा 0, यानी कि एचसीएफ क्या होता है हमारा, जो भी बी आता है, यानी एचसीएफ कितना हो गया हमारा 196।
क्लियर है? ये हो गई हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से। तो आपको अपनी कॉपी के अंदर सिर्फ इतना ही काम करना है, आपको ये स्टेप नहीं दिखाना अपनी कॉपी में करके, या आपको रफली अगर आपको समझ नहीं आता तो वो करना है, आपको अपनी कॉपी के अंदर सिर्फ इतना ही काम करना है। फेयर कॉपी में जो भी आप अपना काम करोगे सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, आपको इसी फॉर्म के अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 38220 क्या होगा 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस में 0 और HCF कितना हो जाएगा हमारा 196 हो जाएगा। क्लियर रहेगा? समझ गए होंगे आप सब। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको जो भी छोटे मोटे डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए अभी मैं अपना नंबर लेते हैं 4 और 19 और मुझे क्या करना है इन दोनों का डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करना है HCF फाइंड करना है। तो देखिए दोनों में बड़ा नंबर क्या हमारा 19 हैगा, 4 क्या हमारा छोटा नंबर है, यानी ये क्या बन जाएगा डिविडेंड और ये क्या बनेगा हमारा डिविजर बनेगा। तो बात करें अगर अपने 19 की, तो देखिए 19 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 4 का टेबल अगर मैं 19 तक पढ़ूँ तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 ज्यादा हो जाएगा तो 4 4 जा 16 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरा 3 बच जाएगा। यानी 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। अब क्या करेंगे, इस 4 ने अपना काम कंप्लीट नहीं करा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 लाना था बट ये नहीं ला पाया। क्या करेंगे अपना इस 4 को उठा करके लेंगे डिविडेंड की जगह पर इस वाले 4 को और अपने रिमाइंडर को ले आएंगे हम अपने डिविजर की जगह। अब 3 का टेबल 4 में तो क्या पढ़ेंगे हम 3 1 जा 3 और रिमाइंडर फिर से हमारा 1 बच जाएगा। यही तो करेंगे भाई 3 1 जा 3, 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, 1 हमारा इधर आ गया। अब इस 3 ने भी अपना काम कंप्लीट नहीं करा तो क्या करेंगे इस 3 को भी पनिशमेंट देंगे, इसको भी इधर ले आएंगे और ये 1 क्या आ जाएगा हमारा इधर आ जाएगा। 1 का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो 1 3 जा 3 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। 1 ने क्या करा अपना काम कंप्लीट कर दे, रिमाइंडर को 0 लिया, यानी कि हमारा HCF क्या हो गया इसका 1 हो गया। HCF क्या होगा हमारा 1 होगा। क्लियर रहेगा? तो 4 और 19 का HCF क्या होगा हमारा 1। क्लियर? समझ गए होंगे आप सब की HCF फाइंड कैसे करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। आपकी बुक के अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे आप उनको सॉल्व कीजिए। इसके साथ में मैंने आपको एक बुक और बता रखी है जो आपको लेनी चाहिए ही चाहिए, वो है हमारी RD शर्मा। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप इसकी जगह RS अग्रवाल या और कोई सब्स्टिट्यूट भी यूज कर सकते हैं, बट आपके लिए बेस्ट बुक यही है कि आप 10th क्लास में हो, 11th में जब आपको 10th में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँ कि आप RD शर्मा की बुक जो है उसको जरूर ले लें, चाहे सेकेंड हैंड ले या न्यू ले, वो आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड हैंड ले लीजिए, आप 5 साल 4 साल पुरानी भी बुक लोगे तो भी वो आपके लिए ठीक रहेगी। ज्यादा ही नहीं कि आपको भाई जितनी पुरानी बुक है तो उसका सिलेबस चेंज होगा, पैटर्न कोई चेंज नहीं होगा। RD शर्मा आपकी 5 साल, अगर आप अपनी 10 साल पुरानी भी RD शर्मा पढ़ते हो तो भी NCERT से बेटर है वो, तब भी NCERT से बेटर बुक होगी। तो आप RD शर्मा जरूर ले लीजिए, उसके अंदर आपको इसके काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आप वहां से अपनी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरह से। क्लियर रहेगा? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन देखिए, शो दैट यानी दर्शाइए कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक, ओड मतलब विषम, इंटीजर मतलब पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम संख्या कौन सी होती है हमारी, वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 9 11, इस तरह की संख्या क्या होती है हमारी ओड नंबर होती है या हमारे विषम संख्या होती है। कैसी फॉर्म में होती है हमारी विषम संख्या, 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5, जहां पर q क्या है कोई भी एक इंटीजर रहेगा, इसने हमें q की वैल्यू नहीं दी, आप कुछ भी अपनी तरफ से एक इंटीजर मान सकते हैं 1 2 3 4 जो भी आपको मानना हो। क्लियर है? जहां पर q क्या हमारा एक इंटीजर रहेगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में फॉर्म क्या दे रखी है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5, हमें यही 3 फॉर्म देगी। इन 3 फॉर्म में होता है हमारा जो भी विषम संख्या जो होगी हमारी, विषम इंटीजर जो होगा पूर्णांक होगा, वो इसी रूप में आएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा।
देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी मेरी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसको कंपेयर करो आप इससे, तो देखिए यहाँ पर b कितना है हमारा, b की वैल्यू क्या है 6 है, q की जगह q लिखा है और r के यहाँ पर 1 रहेगा। अब देखिए हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंडीशन पढ़ी थी कि जो r होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है। r जो होता है वो हमेशा और हमेशा b से छोटा होता है। यानी अगर मेरा b 6 है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही होगी हमारी वैल्यू, क्योंकि 6 के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, ना 6 से ज्यादा हो सकता। तो r क्या होगा, 0 से लेके 5 तक ही जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, और 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव में कभी रिमाइंडर हमारा निकलता नहीं है। तो रिमाइंडर क्या होता है हमारा, या तो 0 से लेके 5 तक ही जा सकता है, कब, जब b कितना है हमारा 6 रहेगा। क्लियर रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस बनाते हैं। तो देखिए अगर मैं इस कंडीशन के लिए अपने a की बात करूं तो a मेरा किस फॉर्म में आ सकता है, या तो a आएगा मेरा इस फॉर्म में 6q प्लस 0, या फिर ये आएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, या फिर a क्या आ जाएगा 6q प्लस 5। इसके अलावा तो और किसी फॉर्म में आ ही नहीं सकता। हमारे जो कंडीशंस बन सकती है, a की वैल्यू जो होती है, a हमारा कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, a इनके अलावा तो और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, a की वैल्यू इन सब के अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि r क्या होता है हमारा b से छोटा होता है और b कितने हमारा 6 है, यानी r की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक ही हो सकती है। तो a की जो वैल्यू होगी वो इन 6 कंडीशंस के अलावा और कोई हो ही नहीं सकती, आप इन्हीं से अपनी वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब मैं एक करके बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ अपनी फर्स्ट स्टेप इसकी, अगर मैं बात करूँ अपनी 6q प्लस 0 की, तो देखिए 6q प्लस 0 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 0। 6q को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 0, और इस 0 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 0। भाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0 हो जाएगी। यानी कि इस पूरी कंडीशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 कॉमन 3q प्लस 0। इस पूरी कंडीशन को मैं 2 कॉमन 3q प्लस 0 लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ अपनी इस कंडीशन की, तो देखिए इस कंडीशन को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3q, और प्लस में यहाँ पर भी क्या है मेरा 2 मल्टीप्लाई 1 लिखा जा सकता है इस 2 को भी। यहाँ पर मेरी क्या कंडीशन बन जाएगी 2 3q प्लस 1। अगर मैं बात करूँ अपनी इस कंडीशन की, तो इस कंडीशन के भी 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये वाली कंडीशन भी क्या बन जाएगी 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2। क्लियर रहेगा। ये तो हो गई हमारी 3 कंडीशन। अब जो मेरी बाकी 3 बचती हैंगी, कौन सी 6 की। देखिए अगर मैं बात करूँ अपनी इस कंडीशन की, तो इसको मैं अगर मैं लिखता हूँ किस तरह से 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 1, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, हम इसको इस फॉर्म में बना ही नहीं सकते। इस वाली कंडीशन को भी 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 3, यहाँ पर भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 3 अगर 2 कॉमन ले ही नहीं सकते। और इधर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 5। क्लियर रहेगा। देखिए जितनी भी हमारी ये 2 मल्टीप्लाई 3q वाली वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज, इन सब के साथ में क्या है 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। और जब किसी नंबर में 2 की मल्टीप्लाई होती है तो इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू को मैं 2 से डिवाइड भी तो कर सकता हूँ। भाई एक नंबर में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसी नंबर में 2 की डिवाइड भी कर सकता हूँ। देखिए अगर मेरे पास में कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए 5 है, मैंने क्या करा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू कितनी बन जाएगी 10 बन जाएगी। अब मैं इसे 2 से डिवाइड करके वैल्यू अपनी वापस भी तो ले सकता हूँ। अगर मैं इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो आंसर मेरा आएगा उसको मैं 2 से डिवाइड भी तो कर सकता हूँ पूरा पूरा। तो यहाँ पर भी क्या, अगर मैं इस 3q को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यानी इस पूरी वैल्यू को जो भी मेरा आंसर आएगा 6q जो आएगा, इस 6q को 2 से डिवाइड करने पर भी तो पूरी वैल्यू मेरी आंसर आ जाएगी। और जो भी वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाती है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं या इवन नंबर बोलते हैं। यानी कि ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी इवन हो गई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई इवन हो गई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई इवन हो गई। तो जब इवन नंबर है, इवन के बाद में जस्ट क्या आता है ओड आता है, यानी ये वैल्यू क्या होगी हमारी ओड होगी, विषम संख्या होगी। ये वाली वैल्यू क्या होगी ओड होगी, और ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरी
ओड ही नंबर होगा, विषम संख्या होगा, क्योंकि हमारी नंबर सिस्टम के अंदर हमें पता है संख्या कैसे चलती है, इवन ओड इवन ओड इवन ओड। क्लियर है? और दूसरी चीज क्या होती है भाई, यहाँ पर भी हमें कॉमन मिल नहीं रहा है। देखिए आप क्यू की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए मैं क्यू क्या मान लेता हूँ, क्यू मान लिया मैंने 1 मान लिया। अब यहाँ पर आप अपनी वैल्यू पुट करके देखिए, क्यू की जगह अगर मैं इस कंडीशन के अंदर 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 6 1 + 7 यानी कि 1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या रहा है 7 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपनी पुट करूँ तो 6 1 6 + 3 कितना होता है 9 होता है। यहाँ पर अगर पुट करूँ 6 1 6 + 11, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा 7 आ रहा है, ये भी और ये भी, ये तीनों क्या है मेरी ओड नंबर्स ही तो है, विषम संख्या ही तो है। तो हमारे जितने भी ओड नंबर्स होते हैं उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। आपको इस तरह से इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है पूरा, आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना है। आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है एक, आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, आपको उसी तरह से एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको करना है। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आप इसी तरह से इसके बाकी के जो नीचे क्वेश्चन है दे रखे हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको समझाऊंगा वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।